नमस्कार दोस्तों, सहारनपुर जीएसएम में आप सभी का स्वागत है। मैं आज मध्यकालीन भारत के इतिहास की अगली वीडियो लेकर आपके पास आया हूँ। हमारे इसमें 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें पहला था हमारा इस्लाम धर्म का उदय और दूसरा चैप्टर था हमारा अरबों की सिंध विजय। तो हमारा आज का चैप्टर तीसरा है, चैप्टर 3 तुर्क आक्रमण। कि अगर आपने इससे पहले मेरी वीडियो देखी होगी कि सिंध विजय इतिहास की घटना मात्र क्यों रही, उसमें मैंने क्लियरली बताया है कि सिंध विजय के बाद तुर्क आक्रमण कब हुआ था। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग उसकी कैसे हुई थी, क्यों इतने बीच का गैप लगा था। तो उसको आगे बढ़ते हुए आज का चैप्टर 3 होगा हमारा तुर्क आक्रमण। ठीक है, तुर्क आक्रमण 2 पार्ट में डिवाइड होगा। इसमें एक गजनवी आएगा और एक गोरी, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी। तो आज हम पढ़ेंगे महमूद गजनवी के बारे में, क्योंकि गजनवी के बाद ही मोहम्मद गोरी आया था। तो हम सीक्वेंस में इसको पढ़ेंगे। मैंने यहाँ पे 7 पॉइंट में इसको डिस्क्राइब किया है कि हमें कौन कौन सी चीज़ें इसमें पढ़नी है। तुर्क आक्रमण के फर्स्ट पार्ट में देखते हैं 2 वीडियो में कंप्लीट हो पाता है या 1 में देखते हैं। तो ये 7 टॉपिक मैंने लिखे गजनवी से रिलेवेंट होंगे ये। ठीक है, मैं पहला तुर्कों का परिचय, पहले हम इनका इंट्रोडक्शन देखेंगे, ये तुर्क है कौन, जैसे अरब का परिचय हुआ था। ठीक है, फिर इसमें अल्पतगीन, सुबुगतगीन, महमूद गजनवी, फिर गजनवी के भारत पे आक्रमण, गजनवी के दरबारी, गजनवी आक्रमण का भारत पर प्रभाव, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। और इस पार्ट को पढ़ने के बाद आप किसी भी प्रीवियस ईयर का एग्जाम उठा के देखना, एग्जाम का क्वेश्चन पेपर देखना, अगर इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आए हैं एनालाइज करना कितने % आपके क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, तो हम पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, तुर्कों का परिचय। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तुर्कों का परिचय, एक बेसिक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। भाई देखो, तुर्क आक्रमण के बारे में पढ़ रहे हैं कि भारत पे तुर्कों का आक्रमण हुआ। हमें थोड़ा सा ये तो पता होना चाहिए कि तुर्क थे कौन। ऐसे रटना नहीं है हमारे यहाँ कि हम बस तुर्कों को रट लिया जो अब तक रटते आए हैं। ठीक है, पता होना चाहिए हमें तुर्क थे कौन। ठीक है, तो हमारा पहला ही टॉपिक है तुर्कों का परिचय। ठीक है, का परिचय क्लियर। तुर्क जो थे, चाइना, चीन देश है, उसके उत्तर पश्चिम एरिया में रहने वाली एक जाति थी। ठीक है, कहाँ पे, चाइना के नॉर्थ वेस्ट एरिया में। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट एरिया यानी कि उत्तर पश्चिम एरिया में रहने वाले एक जाति थी तुर्क। ठीक है, एक जाति थी जो अपने व्यवहार में लड़ाकू और बर्बर थी। लड़ाकू का मतलब इनका काम है लड़ाई झगड़े करना, युद्ध करना था। और बर्बर का मतलब है कि जिस भी एरिया में हमला करते थे उसको तहस नहस कर देते थे, लोगों को मार देते थे, जरा सा भी सिंपैथी क्रिएट नहीं करते थे किसी को लेकर कि मारना है सामने वाले को, दुश्मन को तो मारना है। ठीक है, क्लियर। नॉर्थ ईस्ट में रहने वाली जाति थी, नॉर्थ वेस्ट में रहने वाली जाति थी चाइना में, चाइना के नॉर्थ वेस्ट, वर्तमान के चाइना के नॉर्थ वेस्ट में रहने वाली एक लड़ाकू और बर्बर जाति थी। ठीक है, ये जो तुर्क हैं, अब देखते हैं कि ये स्टार्टिंग से मुस्लिम नहीं थे। मैंने बताया था ना, इस्लाम का इन्होंने आसपास के एरिया को कैप्चर करना स्टार्ट किया था। तो इनका भी इंट्रोडक्शन हुआ होगा मुस्लिमों से, कैसे हुआ था वो देखते हैं। इन तुर्कों का उमैयद वंश, मैंने आपको पढ़ाया है पहले ही अपने चैप्टर में, खलीफाओं का वंश, खलीफा, बाकी आगे का जो खलीफा थे ना उनका बताया था कि पहले 4 के बाद कौन कौन से खलीफा किसका केंद्र कहाँ पे रहा था गतिविधि का। क्लियर। तो उमैयद भी एक इसमें वंश था। उमैयद वंश के शासक थे जो, भाई उमैयद वंश के खलीफा भी थे और उसी वंश से शासक भी थे। ठीक है, उमैयद वंश के शासकों के वजह से इनका इस्लाम धर्म से, जब ये उमैयद वंश के शासकों से इनका इंट्रोडक्शन होता है, मतलब जो तुर्क थे उमैयद वंश के शासकों के संपर्क में आते हैं। ठीक है, उसके संपर्क में आने से ही उनका इस्लाम धर्म से संपर्क होता है। जैसे भारत में अरब जब भारत में आक्रमण करने आए तो भारतीयों का इस्लाम धर्म से परिचय अरबों के द्वारा हुआ, क्योंकि अरब ही पहले थे जो भारत में अटैक करने आए थे। तो यहाँ पे भी उमैयद वंश के शासकों के संपर्क में आने से ये इस्लाम धर्म के संपर्क में आए। इन्हें पता चला कि इस्लाम धर्म क्या है, इस्लाम धर्म के संपर्क में आए।
थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया इनका कि भाई इस्लाम धर्म भी कोई धर्म है। तो फिर कुछ टाइम बाद या कुछ वर्षों बाद समझ लो, कुछ टाइम का मतलब ये नहीं कि 1-2 दिन बाद, कुछ वर्षों बाद इन्होंने, उन तुर्कों ने इस्लाम धर्म एक्सेप्ट कर लिया। अब हमारा टॉपिक ये नहीं है कि कैसे एक्सेप्ट किया, कोई लड़ाई हुई थी, क्या हुई थी, ठीक है, बस इतना जान लो इस्लाम धर्म इन्होंने अपना लिया, ठीक है, इन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया। क्लियर, कहानी की तरह पढ़ते हैं, संपर्क हुआ, इस्लाम धर्म को अपना लिया। अब जब इन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया, इनका एक ही एम था, एक ही एम या उद्देश्य था। अब थोड़ा सा सोच सकते हो भी, अगर आपने पहले 2 चैप्टर पढ़े होंगे तो इनका एक ही होता था, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, ठीक है, तो इनका भी ऑब्वियसली यही रहा होगा। इनका था एक विशाल इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना करना, विशाल इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना करना, इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना, यानी कि एक बहुत बड़ा, एक लार्ज स्केल पे इस्लामिक एम्पायर खड़ा करना। देखो, राज्य और साम्राज्य में फर्क होता है। राज्य होता है एक छोटा सा एक एरिया, ठीक है, और साम्राज्य होता है बहुत बड़ा एरिया। तो इस एरिया को ये कैसे करेंगे भाई, विशाल इस्लामिक राज्य साम्राज्य कैसे बनाएंगे, आसपास एरिया को जीत के, और वो कैसे, युद्ध करके, ठीक है। अब ये इसके बाद ही शुरू हो गई हमारी कहानी कि कैसे कैसे आक्रमण होगा। तो हमारा पहला ये क्लियर हो जाता है टॉपिक। अब हम दूसरे टॉपिक पे आएंगे जो है अल्पतगीन, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अल्पतगीन को, ठीक है। अगर आपका कुछ भी सजेशन है मेरे लिए तो आप कमेंट जरूर करना कि क्या मुझे कुछ, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आई है, कुछ समझ में नहीं आया है, मुझे कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहिए, कुछ और अच्छा करना चाहिए, तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। तभी मुझे पता चल पाएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, नहीं ये कुछ और भी अच्छा करने की ज़रूरत है। पहला टॉपिक हो गया हमारा। तो दूसरा है हमारा अल्पतगीन। कुछ भी घबराना नहीं है कि अल्पतगीन क्या आ गया, अभी कनेक्ट करते हैं इसको। देखो, इंट्रोडक्शन हो गया। एक अल्पतगीन, ये एक तुर्क था, ठीक है, एक तुर्क आदमी है, मतलब तुर्क इस्लाम बनने के बाद। बेसिक इंट्रोडक्शन आपको बता दिया। ये अल्पतगीन क्या करता है, सबसे पहले गुलाम था। पहले जान लो गुलाम का मतलब क्या होता है, क्योंकि आगे भी मध्यकाल पढ़ेंगे, बहुत गुलाम आएंगे, इसमें गुलाम ये वर्ड आएगा। गुलाम का मतलब होता है, पहले क्या होता था कि किसी व्यक्ति को खरीद लिया जाता था, राजा द्वारा या किसी बड़े अधिकारी द्वारा किसी को खरीद लिया जाता था, वो उसका गुलाम बन जाता था। खरीदार का, जो खरीद लेगा उसका गुलाम बन जाता था। जैसे कोई है, ए ने बी को खरीद लिया, ए ने खरीदा किसको, बी को, तो बी गुलाम हो जाएगा ए का। तो ये क्या काम करेगा, ये जिसने इसको खरीदा यानी कि मालिक इसका हो गया, मालिक की हर बात को मानेगा। कुछ भी काम कहा गया उसको मना नहीं कर पाएगा। जैसे हम कहीं पे जॉब करते हैं, हम सब काम करते हैं, बट अगर हमें कुछ लगता है कि काम सही नहीं, हम उसको मना कर देते हैं, और हम चाहें तो उस जॉब को छोड़ के कहीं दूसरी जॉब भी कर सकते हैं। लेकिन गुलाम का क्या काम था, जब से उसे खरीदा गया है, जब तक वो मर ना जाए या फिर उसको गुलामी से फ्री ना कर दिया जाए, तब तक उसको हर काम करना होगा, चाहे वो अच्छा काम है बुरा काम है। वो ये नहीं कह सकता कि मैं इस काम को नहीं करूँगा या उसको छोड़ के नहीं जा सकता, इसलिए उसका नाम ही गुलाम है, ठीक है। क्लियर, यहाँ पे एक चीज़ क्लियर होगी। तो अल्पतगीन भी एक गुलाम है। कैसे इसकी स्टोरी होती है इसको हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये जो अल्पतगीन था, एक एरिया था मिडिल ईस्ट में, मध्य एशिया में। आपने भूगोल में पढ़ा होगा मध्य एशिया, ठीक है। मध्य, अगर नहीं भी पढ़ा होगा आज गूगल करना या किसी भी मैप में देखना कि मध्य एशिया कहाँ पे है, ठीक है। मध्य एशिया में एक जगह है जिसका नाम है बुखारा। एक बुखारा एरिया है, ठीक है। एक बुखारा एरिया में समानी वंश का एक राजा था, ठीक है। अब वंश तो आप समझ ही चुके हैं। समानी वंश का एक राजा था जिसका नाम था अब्दुल मलिक। अब्दुल मलिक, इसका शासन रहता है 954 से 961 तक। 954 से 961 ईस्वी तक ये रहता है, ठीक है। बुखारा क्या है, जगह है, यहाँ पे समानी वंश के अब्दुल मलिक नाम के एक राजा का शासन था। 954 से 961 तक ये राजा रहता है। ये जो अल्पतगीन है, इस अब्दुल मलिक का गुलाम था। इस अब्दुल मलिक का अल्पतगीन गुलाम था। गुलाम के बारे में बता ही चुका हूँ कि गुलाम क्या करता है।
तो ये गुलाम हो गया। इस अब्दुल मलिक ने इस गुलाम, ये मतलब अल्पतगीन जो है बहुत योग्य था, मतलब अच्छे काम करता था, बहुत भारी भारी कामों को चुटकियों में इजीली कर देता था। कहीं कोई लड़के आना है, उस एरिया को जीत के आ जाता था, जिसमें सुल्तान को या इस राजा को जो लगता था ना कि ये काम बहुत डिफिकल्ट है, या इस एरिया को या इस लड़ाई को जीतना डिफिकल्ट है, उसको ये बड़े ईजिली कर देता था। तो इसकी योग्यता, इसकी किसकी, गुलाम की। कौन है गुलाम? अल्पतगीन। अल्पतगीन की योग्यता, इसकी योग्यता और दूरदर्शिता या प्रतिभा कह लो, प्रतिभा ज़्यादा वर्ड सही रहेगा। इसकी प्रतिभा यानी कि स्किल, इसकी स्किल को देख के पहचाना भाई यार भाई तो बड़े काम का आदमी है। एक नॉर्मल गुलाम था कि इसको कोई बड़ा पद देना चाहिए, मुझे कहीं बड़ी जगह पे इसको इस्टेब्लिश करना चाहिए, ठीक है। प्रतिभा देखकर एक जगह है खुरासान, ये भी मिडिल ईस्ट में है, ठीक है। खुरासान का इसका राज्यपाल बना देते हैं, खुरासान का राज्यपाल। खुरासान इसके ही अब्दुल मलिक के जो बुखारा के राजा थे ना, ये एक छोटा सा शहर था खुरासान, वहाँ उस पूरे खुरासान का कंट्रोल या स्टेट का कंट्रोल, उस एरिया का सब कुछ इस गुलाम को बना देते हैं, अल्पतगीन को। इतना क्लियर हो गया। 961 का टाइम आता है। 961 में जब ये अब्दुल मलिक की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, अब्दुल मलिक की हो जाती है डेथ। अब इसकी मृत्यु के बाद अब्दुल मलिक के भाई, अब्दुल मलिक का भाई वर्सेज चाचा, एक अब्दुल मलिक का चाचा था, वर्सेज का मतलब इनमें आपस में अगला राजा बनने के लिए लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। भाई अब्दुल मलिक मर गया, अगला राजा कौन बनेगा? एक साइड इसका भाई आके कहता है मैं बनूंगा, एक साइड अब्दुल मलिक का चाचा आके कहता है कि मैं बनूंगा राजा। तो इन दोनों का स्टार्ट हो जाता है मामला, भाई वर्सेज चाचा, कि देखता है कि भाई मैं बनूंगा। तो ये जो गुलाम था अल्पतगीन, इस लड़ाई में अल्पतगीन इसके चाचा का साथ देता है। भाई किसी एक साइड तो उसको होना पड़ेगा। अब जिसका ये गुलाम था वो तो मर चुका है, अभी इन दोनों की लड़ाई में किसी एक का तो भाई, या तो भाई का हो सकता है, चाचा को उसे लगा चाचा के साथ होना ठीक है, तो ये चाचा के साथ हो जाता है कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। पर अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, इस लड़ाई में ये भाई जीत जाता है, चाचा हार जाता है। हारने का मतलब समझ गए, मतलब राजा ये बन जाता है। तो जब ये जीत जाता है, इसका नाम था मंसूर, अब्दुल मलिक के भाई का नाम था मंसूर। मंसूर अगला राजा बन जाता है, ठीक है। अब इस पॉइंट को समझना, बेसिक सी बात है। अल्पतगीन ने इस लड़ाई में, राजा बनने की लड़ाई में चाचा का साथ दिया, जबकि जीत कौन जाता है? मंसूर। अगर चाचा ही जीत जाता फिर तो अल्पतगीन की मजे ही मजे थे। पर अब मंसूर जीत गया, वो तो इसको यहाँ रहने नहीं देगा, भाई तुम तो मेरे अगेंस्ट थे। तो भाई ऐसी कंडीशन में सोचता है कि ये या तो रहने नहीं देगा या मुझे मार देगा, ये मुझे मारे या मुझे यहाँ पे रहने ना दे, इससे पहले मैं खुद यहाँ से निकल जाता हूँ। दिमाग देखो इसका कितना तेज, कि भाई मैं अपने यहाँ टाइम से पहले यहाँ से निकल जाता हूँ। तो ये अल्पतगीन क्या करता है इस कंडीशन के बाद, यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ। अल्पतगीन अपने 800 वफादार घुड़सवारों को लेता है, 800 वफादार घुड़सवार सैनिक। घुड़सवार तो आपको पता ही है, जिनके पास घोड़े थे। अपने घुड़सवार सैनिक, वफादार का मतलब वो इसको सपोर्ट करते थे। घुड़सवार सैनिकों को अपने साथ लेकर अफगानिस्तान में आ जाता है। वो देखते हैं कि भाई इस एरिया से तो अब निकल जाना ही ठीक है, अब मेरी यहाँ पे नहीं चलेगी, हो सकता है मुझे भी अरेस्ट कर लिया जाए, गिरफ्तार कर लिया जाए, कि तुम पहले निकल लो। अफगानिस्तान के एक शहर है गजनी, आज भी है ये शहर अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान के शहर गजनी में बस जाता है जाके। वहाँ पे तो इस बुखारा जो राज्य था उसकी सीमा से बाहर ही चला जाता है दूसरी जगह, ठीक है। यहाँ पे बस जाता है और यहाँ पे बस के एक अलग इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र, अब यहाँ किसी पे डिपेंड नहीं, तो इसने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, ठीक है। यहाँ पे स्वतंत्र, अफगानिस्तान के एक शहर गजनी में आ गया, यहाँ पे एक स्वतंत्र गजनवी वंश की स्थापना की। इनका जो वंश था गजनवी, सी नाम से इन्होंने अपना नया वंश डाला कि हम गजनी में रह रहे हैं, अब हम गजनवी हो गए, मतलब जिस एरिया में रह रहे हैं उसके नाम से आगे बढ़ गए, गजनवी वंश की स्थापना की। स्वतंत्र क्यों? अब किसी के गुलाम तो है नहीं, जिसके गुलाम थे उसकी डेथ हो चुकी है। यहाँ पे इसकी कहानी खत्म हो जाती है।
अल्पतगीन की हो जाती है मृत्यु। तो हम सीक्वेंस में देखना है, अल्पतगीन की हो जाती है डेथ, अल्पतगीन के बाद इसका ही पुत्र, अल्पतगीन के बाद राजा कौन बनता है, कहाँ का बात हो रही है, गजनी का, क्योंकि अब गजनी के राजा हैं। अल्पतगीन के बाद राजा बनता है बलखतगीन, ठीक है, बलखतगीन, ठीक है। बलखतगीन राजा बनने के बाद आता है एक राजा बनता है इसहाक, इस एरिया का। इसहाक के बाद अगला राजा बनता है पिराई। यहाँ तक तो बस ये सीक्वेंस में ऐसे याद कर लेना, अल्पतगीन, अल्पतगीन का बलखतगीन, बलखतगीन के बाद इसहाक, इसहाक के बाद पिराई। क्लियर। अब बात पिराई पे घूम के आती है। जो ये पिराई था, पिराई जब राजा बनता है, ये अयोग्य था, ये अयोग्य शासक सिद्ध हुआ, अयोग्य शासक था। अयोग्य शासक का मतलब पता ही है आपको, जो लायक नहीं था, मतलब राजा बनने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए, प्रशासन चलाने या राज्य को चलाने के लायक नहीं था। अब ये लायक है नहीं, तो इसको कौन एक्सेप्ट करेगा, कोई भी नहीं। तो जब ये अयोग्य हुआ तो इसको अगला जो हमारा सुबुक्तगीन, इसको हटा के खुद राजा बन जाता है। ये जो सुबुक्तगीन है, ये पिराई को उठा के खुद राजा बन जाता है। अब देखते हैं, यहाँ तक क्लियर होगी चीजें। अब हमारा अगला ही टॉपिक है, मैंने देखा नंबर 3 पे सुबुक्तगीन। अब देखते हैं ये सुबुक्तगीन कौन था, उसने क्या क्या किया। तो हमारा ये टॉपिक तो खत्म हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम अगले टॉपिक पे आते हैं अपने, जो है हमारा सुबुक्तगीन, ठीक है। तब हम स्टार्ट करेंगे सुबुक्तगीन को। ये जो सुबुक्तगीन था, जिसने पिराई को हटा के अगला राजा बनता है, इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन ये है, ये अल्पतगीन का गुलाम था। देखो, जब अल्पतगीन अलग राजा बन गया, स्वतंत्र हो गया, गजनी में आके बस गया, तो अब तो ये खुद राजा है, ये भी गुलामों को खरीद सकता है, अब तो इंडिपेंडेंट है ये। तो इस सुबुक्तगीन का गुलाम बनाया था इसने किसी टाइम में जब राजा था, ठीक है। तो इसका तो हमारा टॉपिक है सुबुक्तगीन, ठीक है। ये जो सुबुक्तगीन है, अल्पतगीन का गुलाम था, ये बात क्लियर। अल्पतगीन का गुलाम, बेसिक इंट्रोडक्शन इसका यही हो गया, अल्पतगीन का गुलाम था। भाई देखो, ये राजा बनाया है पिराई को हटा के, यानी कि इसमें योग्यता तो होगी, एबिलिटी तो होगी। तो अल्पतगीन ने, जैसे अब्दुल मलिक ने अल्पतगीन की योग्यता को पहचान के बड़ा पद दिया था, तो अल्पतगीन ने इसकी योग्यता को पहचाना, इसकी योग्यता को पहचान के इसे अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। उपाधि का मतलब टाइटल, ठीक है। अमीर, अभी बताऊंगा ये अमीर उल उमरा क्या है, ये अमीर क्या होता है। अमीर उल उमरा की उपाधि दी से, अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी, उपाधि दी। और साथ ही साथ इसकी योग्यता में दूसरा क्या काम करा, अल्पतगीन ने से अपना दामाद भी बना लिया था, दामाद भी बनाया, मतलब अपनी लड़की की शादी से की। अब देखते हैं अमीर उल उमरा क्या होता है। अमीर उल उमरा का हिंदी में अर्थ होता है अमीरों का अमीर, अमीरों का अमीर, यानी कि अमीरों में सबसे बड़ा अमीर। अब देखते हैं अमीर क्या होता है। आपके दिमाग में आ रहा है अमीर का मतलब पैसे वाला, धनवान, रिच। यहाँ पे अमीर का मतलब रिच नहीं है। पहले तो अमीर के बारे में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि जितना भी मध्यकाल हम पढ़ेंगे, अमीर वर्ड है बहुत आएगा। दिल्ली सल्तनत के एंड तक अमीर वर्ड जो है बहुत आएगा। तो थोड़ा सा ना अमीर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, अमीर का मतलब क्या होता है। देखो, अगर हम आज की बात से इसको जोड़ के चलें, कुछ लोग होते हैं जो समझदार होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, जिन्हें प्रबुद्ध लोग भी बोलते हैं, ठीक है। हर समाज में मिल जाएगा, आपके गली मोहल्ले में मिल जाएंगे कि कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हम उनसे सॉल्यूशन लेते हैं, या कुछ भी बात होती है कि समाज में बैठ के उस बात का सॉल्यूशन निकाला जाता है। कि हमारे यहाँ कह देते हैं हमारी लोकल लैंग्वेज में कि भाई बड़ों से सलाह कर लेते हैं, या अपने घर में भी जैसे कहते हैं ना कि बड़ों से सलाह कर लेते हैं। कि बड़ा है कौन, जो उम्र में भी सबसे बड़े हैं और समझदार भी हैं। तो यही जो अमीर थे या उच्च कुलीन लोग थे, कुलीन वर्ग के लोग थे, तो वही जो समझदार होता है ना, उसे ही बोलते हैं कुलीन। कुलीन वर्ग था ये। कुलीन का मतलब समझदार, पढ़े लिखे, ठीक है। कुलीन वर्ग थे जो ये मतलब
राज्य में, किसी भी राज्य में बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए थे, बड़े अधिकारी थे, एक तरह से समझ लो कुलीन वर्ग और बड़े पदों पर बैठे हुए, बड़े पदों पर होते थे ये, या फिर इसको कह सकते हैं बड़े अधिकारी थे, जैसे IAS PCS आज के टाइम से जोड़ के चल ले तो बड़े अधिकारी थे, प्रशासनिक अधिकारी होते थे ये, ठीक है, बड़े अधिकारी थे, ठीक है। तो अमीरों का अमीर मतलब जितने भी अधिकारी हैं इन सब के ऊपर का अधिकारी मतलब सबसे बड़ा अधिकारी, सारे अधिकारी हैं इसके अंडर में रहेंगे, ये उपाधि दी थी, बहुत बड़ा टाइटल था ये, ठीक है, बहुत बड़ी रिस्पेक्ट दी गई इसे, क्लियर। और अपना दामाद भी बनाया, यहाँ तक क्लियर हो जाती है चीज़ें। जब ये अब बता दिया कि सुबुक्तगीन राजा बन चुका है, राजा बनने के बाद ये था बहुत महत्वाकांक्षी मतलब एम्बिशियस, इसके एम्बिशन बहुत बड़े बड़े थे। महत्वाकांक्षी का मतलब होता है, नॉर्मल सी वर्ड में समझ लो, जो जिसके पास जितना है ना मतलब अभी उस पर खुश नहीं रहता है और आगे बढ़ने की ट्राई करता है, ठीक है। जैसे अगर आप किसी जो स्टूडेंट हो, आप इसमें खुश नहीं हो कि मुझे कुछ जॉब चाहिए, आप एक नॉर्मल छोटी सी जॉब पे चले गए, उस पर भी खुश नहीं हो, और पढ़ाई करोगे और मेहनत करोगे कि मैं और बड़ी जॉब लूँ, फिर उससे बाद और प्रमोशन लूँ और बड़े लेवल पे जाता रहूँ, तो उसको महत्वाकांक्षी बोलते हैं। महत्वाकांक्षा जिसकी ज़्यादा होती है, कभी कभी अच्छी चीज़ भी होती है और कभी कभी ये बुरी चीज़ भी होती है। एक्सेस में जाओगे बुरी है, कोई भी चीज़ अगर अति में जाती है तो बुरी होती है, पर एक लिमिटेड तरीके में होती है, अच्छी चीज़ भी आपको ग्रोथ में मतलब आप अपनी कंटिन्यू ग्रोथ करते रहते हो उसके बहाने। तो महत्वाकांक्षी था, अपनी महत्वाकांक्षा के कारण ये क्या करता है, एक तो अपने राज्य को, क्या राज्य था कौन सा इनका, गजनी, तो ये गजनी राज्य को तो सबसे पहले मजबूत करता है, स्ट्रोंग बनाता है, मजबूत करता है और इसकी सीमाएं बढ़ाता है। सीमाएं कैसे सीमाएं बढ़ाता है, जब तो बड़ा राज्य बनेगा। पहले बताया था तुर्कों का एक ही उद्देश्य था, एक विशाल इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना करना, मजबूत बनाया, मजबूत होगा तभी तो दूसरे आसपास के अपने राज्यों को जीत पाओगे। अब सीमाएं बढ़ाने के चक्कर में क्या करेगा, आक्रमण करेगा आसपास। तो सुबुक्तगीन ही पहला तुर्क शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया था, पहला तुर्क शासक, ना कि पहला विदेशी शासक या पहला इस्लामिक शासक नहीं, क्योंकि पहले अटैक कर चुके हैं अरब। तुर्कों में, तुर्क आक्रमण है ना, तुर्कों में सबसे पहला कौन था, सुबुक्तगीन, यही था पहला तुर्क शासक जिसने भारत पर आक्रमण किया, भारत पर आक्रमण किया। अब क्लियर हो गई चीजें, आगे हम अपने टॉपिक पर रिलीवेंट होके क्वेश्चन इनसे भी आते हैं। मैं कुछ भी विदाउट सिलेबस या सिलेबस से इरिलीवेंट कुछ नहीं बता रहा हूँ, क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं, उठा के देखोगे पता चल जाएगा। भारत पर आक्रमण किया, अब कहीं किस जगह किया, अब बात क्वेश्चन ये बनता है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि सिंध विजय, ठीक है, अरबों की सिंध विजय, सिंध तो जीत चुके थे, क्लियर। अब इससे तो आगे बढ़ेंगे ना, सिंध के बराबर में आता है पंजाब, आज का पंजाब नहीं, पुराना पंजाब, पुराना पंजाब मतलब आज़ादी से पहले का। थोड़ा सा बता दो, आज का करंट का पंजाब तो है ही हमारा जो स्टेट, उसके बाद का जो पाकिस्तान का भी एरिया है पंजाब का, वो सब मिला के पंजाब एरिया बोलता था, 5 नदियों का संगम, ठीक है, वो ज्योग्राफी का पार्ट है, उस पर नहीं जाएंगे। लाहौर के आसपास का एरिया और आज का करंट का एरिया, वो सारा एक पंजाब राज्य था, ठीक है। भारत पर आक्रमण किया, कहाँ पे किया था इसने आक्रमण, पंजाब पे, पंजाब पर, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा सा पंजाब के बारे में देख लेते हैं। पंजाब का राजा कौन था उस टाइम, पंजाब का राजा कि जिस पे इसने आक्रमण किया, ठीक है। उस समय पंजाब में वंश था हिंदू शाही वंश, ठीक है। ये शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, इसको थोड़ा सा इधर को लिख लेते हैं, फिर राजा चेक कर लेते हैं। पंजाब का राजा था उस समय हिंदू शाही वंश का, वंश था हिंदू शाही, हिंदू शाही उस वंश का नाम था, हिंदू शाही वंश का जयपाल, ये जयपाल राजा का नाम था, जयपाल किस वंश का था, हिंदू शाही वंश का। क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि सुबुक्तगीन ने भारत पंजाब में जब हमला किया तो उस समय पंजाब का शासक कौन था, या फिर पंजाब किस शासक के विरुद्ध आक्रमण किया था, पंजाब के किस शासक के विरुद्ध सुबुक्तगीन ने आक्रमण किया था। या तीसरी फॉर्म में इस तरह आ सकता है कि तुर्कों का पंजाब पे प्रथम आक्रमण किस शासक के विरुद्ध हुआ था,
कौन था वो? जयपाल। या ये पूछ सकता है किस जयपाल किस वंश का था? किस वंश का था? हिंदू शाही वंश का। क्लियर। एक चीज और, इस समय पंजाब की राजधानी क्या थी? जैसे हमने सिंध की राजधानी पढ़ी थी ना, ठीक है, सिंध की राजधानी पढ़ी थी, इस तरह हम पढ़ते हैं इसकी राजधानी क्या थी। उस समय पंजाब की राजधानी उद्भांडपुर थी। उद्भांडपुर या इसी उद्भांडपुर को कहा जाता था। और वहिंद, वहिंद भी इसका नाम था, जिसकी करंट में ब्रैकेट में लिखता हूँ आज किस नाम से जानते हैं जिसको? पाकिस्तान में एक शहर पड़ता है पेशावर। आज जो पेशावर शहर है इसी का पुराना नाम उद्भांडपुर या वहिंद था। यही उस समय पंजाब की राजधानी थी। क्लियर। यहीं पे इसका अटैक होता है। यहाँ पे क्लियर होगी चीजें। इसके बारे में इतना ही है। इसके बाद सुबुतगीन की डेथ हो जाती है। डेथ के बाद उसका बेटा अगला राजा बनता है, जो कौन था? महमूद गजनवी। ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं सुबुतगीन के बाद अगला राजा महमूद गजनवी। सीक्वेंस में है चीजें। मेन टॉपिक सबसे ज़्यादा आक्रमण इसी ने किए, महमूद गजनवी। क्लियर। अब हम पढ़ते हैं, देखो ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम आते हैं महमूद गजनवी पर। क्लियर। अब देखते हैं महमूद गजनवी का। 3 टॉपिक हमारे हो गए। पहले महमूद गजनवी का बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर महमूद गजनवी के भारत पर अटैक। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक का समझ में आया होगा। हमारा टॉपिक है अगला नंबर 4 का, महमूद गजनवी। ठीक है, क्या टॉपिक है हमारा? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। महमूद गजनवी को हम पढ़ेंगे। अब पहला तो इसका इंट्रोडक्शन यही है, ये सुबुतगीन का बेटा था। अब की बार यहाँ पे गुलाम नहीं है, महमूद गजनवी। ठीक है, ये क्या था यहीं पे लिख देते हैं, सुबुतगीन का पुत्र एक चीज, ये कब से कब तक राजा रहा? इन 998 1998 से 1030 ईस्वी तक ये राजा रहा था। 1030 में इसकी डेथ हो गई थी। क्लियर। यहाँ तक राजा रहता है। कहाँ का राजा? भारत का राजा नहीं, या पंजाब का राजा नहीं, गजनी का राजा। गजनी इनका स्टेट था, इसके बारे में बात चली रही है, वहीं का तो राजा है सीक्वेंस में। जब ये राजा बना था, जब ये राजा बना कहाँ का? गजनी का। जब ये गजनी का राजा बना, ये फैक्ट याद रखना, उस समय इसकी एज 27 वर्ष थी। ठीक है, 28 नहीं 27 वर्ष, 27 एज का था ये जब ये राजा बना। 27 वर्ष की आयु में राजा बनता। इसमें एक फैक्ट है, याद रखना, ये पहला तुर्क शासक, क्योंकि तुर्क तो थे, या फिर पहला मुस्लिम शासक। मुस्लिम भी पहला और तुर्क भी पहला। पहला मुस्लिम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि ली थी। नहीं तो इससे पहले किसी भी इस्लामिक शासक ने, चाहे वो किसी भी एरिया का रहा हो, या तुर्क शासक, किसी ने भी सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी, उपाधि धारण की। ठीक है, ये पहला था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। ठीक है, हमें सुल्तान वर्ड सुनते हैं ना, सुल्तान की उपाधि धारण की। एक फैक्ट ये है कि इसने ये जो उपाधि है इसे कब धारण किया। ठीक है, एक बुक है तारीख-ए मुजिदा। ठीक है, तारीख-ए मुजिदा। तारीख-ए मुजिदा क्या है? एक बुक है, पुस्तक। इस बुक में इसका एक मतलब ये सुल्तानी की उपाधि से धारण की, इसके बारे में जानकारी मिलती है कि इसने कब धारण की थी। एक सिस्तान एक एरिया है, मतलब सिस्तान एक राज्य था, उसका शासक था खलफ बिन अहमद। मैं लिख देता हूँ सुबुतगीन को शॉर्ट में। सॉरी, महमूद गजनवी की बात हो रही है ना। गजनवी ने कब ली थी? गजनवी ने ये
उपाधि सुल्तान की सिस्तान के शासक को हरा के ली थी। सिस्तान के शासक जिसका नाम था खलफ बिन अहमद। खलफ बिन अहमद, खलफ बिन अहमद को हराकर, तो खलफ बिन अहमद को हराया इस खुशी में कि भाई देखो मैंने सिस्तान देश के राजा को हरा दिया है, अब मैं सुल्तान हूँ। तो ये उपाधि तब ली थी, ये याद रखना कि पहला सुल्तान कौन है, महमूद गजनवी। पहला राजा महमूद गजनवी है, मुस्लिम भी और तुर्क भी, जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। कब की थी, सिस्तान के शासक खलफ बिन अहमद को हरा के। ये पता कहाँ से चलता है, ये चलता है तारीख मुजिद्दा नाम की एक बुक से, ठीक है। इसने ये उपाधि धारण की थी। यहाँ पे क्लियर हो जाता है। एक चीज और इसके बारे में, इसी ने, किसकी बात हो रही है, महमूद गजनवी की। इसने बगदाद के खलीफा, बताया था कि कब किसका केंद्र कब रहा है, बगदाद खलीफा से शासन की स्वीकृति ली थी। उस बगदाद खलीफा का नाम क्या था, देखो पहले तो ये बता दूं आपको कि ये खलीफा से सुल्तान वो शासक बनने की या अपने राजा बनने की स्वीकृति या परमिशन क्यों लेते थे, ठीक है। पहले इसका नाम देख लेते। बगदाद का खलीफा था अल कादिर बिल्ला। नाम याद रखना है कि किससे उपाधि वो किससे परमिशन ली थी इसने, अल कादिर बिल्ला। क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, आ जाएगा क्वेश्चन कि महमूद गजनवी ने शासक बनने की परमिशन किस खलीफा से ली थी, तो या कहाँ के खलीफा थे वे, किस खलीफा से ली थी, अल कादिर बिल्ला। कहाँ के थे वो, बगदाद के। अब मैं आपको एक चीज, अल कादिर बिल्ला से पहले लिख देते हैं इसको, शासन की स्वीकृति ली। अब बताता हूँ ये स्वीकृति क्यों लेते थे, स्वीकृति या फिर परमिशन ली थी, परमिशन। अब आप ये सोच रहे होंगे यार ये तो खुद एक राजा हैं, या ये जिस भी एरिया का राजा बनते हैं, ये एरिया को जीत के राजा बनते हैं, या अपने राजा है क्योंकि इनके पिता राजा थे, फिर ये राजा बनने की परमिशन क्यों लेनी पड़ रही है इन्हें, और ये खलीफा से क्यों लेते थे, क्या चक्कर है ये। देखो मैंने एक चीज बताई थी, पहले तुर्कों से लेके बताता हूँ। इनका उद्देश्य था एक इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना करना। ऐसे नहीं कि बस एक राज्य की स्थापना करना, इन्हें करनी थी इस्लामिक साम्राज्य, मतलब धर्म के नाम पर राज्य की स्थापना करना। ये रहे या कोई भी इस्लामिक शासक रहा, एक ही उद्देश्य होता था इनका, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे और अपना साम्राज्य बनाएंगे। इनका तो मेन स्पेशली ऑब्जेक्ट यही था। अब इस्लामिक साम्राज्य का मतलब क्या है कि वो एक धर्म पे बेस है, एक रिलीजन बेस एम्पायर या स्टेट बना रहे हैं ये। अब धर्म के बेस पे बन रहा है, तो धर्म के बेस पे बनाने के लिए एक धर्म का जो सर्वोच्च गुरु होगा उससे परमिशन तो लेनी पड़ेगी। मैंने बताया था कि सर्वोच्च गुरु उसके बाद खलीफा होते थे। तो उस टाइम बगदाद के जो खलीफा थे अल कादिर बिल्ला, उनसे कहा कि हे खलीफा भाई, मैं एक इस्लामिक राज्य है ये क्या बोलते हैं इसको, गजनी, मैं इस पे इसका राजा बन रहा हूँ, मुझको ना परमिशन दे दो कि मैं इस इस्लामिक राज्य को चलाऊं और इसकी सीमाओं का विस्तार करूं, क्योंकि आप इस्लाम के सबसे बड़े धर्मगुरु हो, सर्वोच्च प्रधान हो, तो आप हमें परमिशन दो। फिर ये परमिशन दे देते कि जाओ तुम इस्लाम के नाम पे साम्राज्य को आगे बढ़ाओ। तो ये फैक्ट होता था कि परमिशन लेके ऐसे काम करते थे। क्लियर। तो स्वीकृति मिलती है, स्वीकृति देने के बाद यही खलीफा इनको 2 टाइटल और देता है। टाइटल मतलब उपाधि, ठीक है। पहला टाइटल देता है इन्हें यामिन उद्दौला। मेरी कोशिश रहेगी कि पूरे मध्यकाल भारत में या पूरे मध्यकाल भारत को पढ़ाते हुए जितनी भी आपको टाइटल दिए जाएंगे, उपाधि दी जाएंगी, कोशिश करूंगा इनका हिंदी में ट्रांसलेशन करके, ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। जैसे अमीरुल उमरा, रट लो बस अमीरुल उमरा, मैंने इसको बताया कि मतलब क्या है, फिर अमीर का भी। उससे क्या होता है कि याद करना आसान रहता है। अब देखो नाम का तो हम मतलब नहीं बता सकते, अल कादिर बिल्ला, इसका क्या नाम बताऊँ, क्या मतलब बताऊँ मैं हिंदी में, वो तो नाम है। जैसे इंग्लिश में कोई नाम होता है एडवर्ड, ठीक है, जेम्स, अब उनके क्या नाम मैं हिंदी में बता दूंगा, या मेरा नाम या अपना नाम, आपका कुछ भी नाम है उसको इंग्लिश में थोड़ी ना आप ट्रांसलेट कर दोगे, नाम तो नाम होता है। तो इन्होंने दिया था यामिन उद्दौला। देखो क्योंकि मध्य भारत में ये अरब भाषा, फारसी भाषा, इन भाषाओं के नाम होते हैं थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, इसलिए इनका हिंदी में बताएंगे तो थोड़ा सा ईजी रहेगा। यामिन उद्दौला उपाधि दी, नंबर 1 उपाधि, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उपाधियाँ किसने दी है, बगदाद के खलीफा ने।
यामीन उद्दौला, इसका मतलब होता है खलीफा का राइट हैंड हिंदी में। इसका भाई ये तो मेरा राइट हैंड है, इस्लाम के नाम पे ये शासन करेगा। खलीफा का दायां हाथ लिख दो या राइट हैंड। राइट हैंड का मतलब तो आप समझते होंगे ना भाई, ये आदमी मेरा राइट हैंड है, मतलब मेरा बहुत खास है, एक तरह से मैं ही हुई है, क्लियर, क्योंकि राइट हैंड सबसे ज़्यादा काम करते हैं, दायां हाथ। ठीक है, दूसरी उपाधि, पहली उपाधि याद है आपके, इसी से मिलती जुलती है, याद होने में आसानी रहेगी। अमीर उल उमरा थी किसकी? सुबगुतगीन की। किसने दी थी? अलपतगीन ने। इसी अमीर उल तक तो ठीक रखना है, उमरा चेंज हो जाएगा। दूसरी थी अमीर उल उमरा की जगह आ जाएगा इसमें मिल्लत, मिल्लत। ठीक है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है धर्म का रखवाला या संरक्षक जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, धर्म का संरक्षक, रखवाला। ठीक है, वैसे मैं संरक्षक लिखूंगा, आप वैसे समझ लेना रखवाला। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में आया तो संरक्षक आता है कि स्टैंडर्ड वर्ड संरक्षक होता है। धर्म का संरक्षक मतलब कि रखवाला, यानी कि धर्म को प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्टर। प्रोटेक्ट कैसे करेगा? ये राजा है, यही तो करेगा प्रोटेक्ट, और कौन करेगा? क्लियर, ये दो उपाधियाँ इसको मिलती हैं। इसके अलावा इसकी दो उपाधियाँ और हैं, ये दो तो खलीफा ने दी थी, दो उपाधियाँ और है, वो अलग से लिख लेते हैं हम। पहली उपाधि, इसको कहा जाता है गाजी, गाजी। ठीक है, गाजी, गाजी का मतलब होता है धर्म के नाम पे लड़ने वाला, धर्म के नाम पर लड़ने वाला, जो धर्म के लिए खड़ा है, लड़ने के लिए, लड़ने वाला। जैसे यहाँ धर्म का प्रोटेक्टर है तो प्रोटेक्शन कैसे करेगा? लड़के धर्म पे। तो कौन लड़ेगा? महमूद गजनवी, क्योंकि इसी की तो उपाधि है अमीरुल मिल्लत, धर्म का रक्षक। रक्षा भी तो लड़के ही होगी, तो इसलिए इसको गाजी कहा जाता है। दूसरी उपाधि है इसकी मूर्ति भंजक, या तो कहीं पे लिखा मिलेगा मूर्ति भंजक, या होता है बुत किशन। बुत किशन हो सकता है या सिकन हो सकता है, किशन या सिकन एक ही बात है। इसका मतलब होता है मूर्तियों को तोड़ने वाला, मूर्तियों को तोड़ने वाला। क्यों दी गई थी ये उपाधि? क्योंकि इसने बहुत सारी मूर्तियों को तोड़ा था। अभी तोड़ते क्यों थे मूर्तियाँ? मैंने जब अरब का, मोहम्मद साहब का आपको बताया था, स्टार्टिंग अरब में इस्लाम धर्म का उदय, इस्लाम धर्म का, मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, मैं किसी के धर्म पे लेकर कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, मैं एज ए हिस्ट्री टीचर आपसे बात कर रहा हूँ जो हिस्ट्री में लिखा है। ठीक है, मतलब एक हिस्ट्री के सब्जेक्ट के पे ही लेकर चलना इसको। ठीक है, ये बिलीव करते थे एकेश्वरवाद में, मतलब कि ईश्वर एक है, भगवान एक है, अल्लाह कह लो, उसको कुछ भी बोल दो, कि वो एक है, कि अलग अलग नहीं है। जैसे हमारे धर्म में हम बहुत, हमारे भगवान भी बहुत हैं, अलग अलग हैं, उनके फिर अवतार होते हैं, देवता वो होते हैं, और ये मानते थे ईश्वर एक है जिसका कोई रूप आकार नहीं है, निराकार है वो, मतलब उसको देखा ही नहीं किसी ने। जैसे आपने कभी, हमारे धर्म में इतने फोटो हैं, ठीक है, इनके धर्म में फोटो नहीं, आप बता नहीं सकते कि अल्लाह कैसे हैं। ठीक है, इनका ये मानना है, मैं हर धर्म की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, कि निराकार है। तो हमारे धर्म में क्या होता है, मूर्तियों की पूजा होती है, या किसी और भी धर्म में, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है कि और भी किस धर्म में होती है, तो ये मूर्तियों को तोड़ते थे। इनका काम ये था कि इस्लाम धर्म का प्रचार करना, कि मूर्ति को तोड़ दो, ईश्वर एक है, सिर्फ एक ईश्वर की पूजा करो। ठीक है, तो इसलिए इसको मूर्तियों को तोड़ने वाला, मूर्ति भंजक भी कहते हैं। मैं इस चीज़ पे नहीं आऊँगा ये सही है या गलत, ठीक है, वो मेरा काम नहीं है बताना, मेरा काम है आपको एग्जाम के लिए तैयार कराना कि मूर्ति भंजक या बुत किशन किसकी उपाधि है, महमूद गजनवी की। ठीक है, यहाँ तक किसकी बात हो जाती है। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम गजनी के भारत पर आक्रमण। ठीक है, महमूद गजनवी का बेसिक इंट्रोडक्शन हो जाता है। गजनवी के भारत पर आक्रमण से थोड़ा सा पीछे की चीज़ें जान लेते हैं, फिर उसके बाद हमारा टॉपिक शुरू होगा गजनवी के भारत पर आक्रमण। इसी को आगे बढ़ाते हुए करते हैं हम, एक इतिहासकार हैं, उनका नाम है हेनरी इलियट। क्या नाम है? हेनरी इलियट। इनके अनुसार इसने भारत पर आक्रमण, मतलब
पैसा लूटने के लिए किया था, संपत्ति लूटने, जैसे अरब वालों ने भी किया था, ठीक है। हेनरी इलियट के अनुसार गजनवी ने भारत पर, मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, धन लूटने के लिए हमले किए थे। इनका मानना तो ये था। एक चीज और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो 998 में बना था गजनवी शासक, कब तक रहा था? 1030 तक, ठीक है, ये बात हो चुकी है। इसने 1000 ईस्वी से 1026 है या 27 है, 26 है, ठीक है। 1000 ईस्वी से 1000, मैं इसलिए चेक कर लेता हूँ बीच में कि आपको पढ़ाते हुए कोई भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन गलत ना हो, ठीक है, कि गलत लिखने से अच्छा एक बार उसको क्रॉस चेक कर लूँ, ठीक है। 1000 से 1000 ईस्वी तक 17 बार हमले किए थे, 17 बार हमले किए, जबकि सिंध में तो छोटा सा ही था, 712 के आसपास काम खत्म। इसने 17 बार हमले किया, इलाकों को जीता, लूटा और पैसे उठाए, चल दिया। 17 बार हमले किए थे। हेनरी इलियट के अनुसार इसने धन लूटने के लिए, खाली धन लूटना इसका उद्देश्य नहीं था। इसके टोटल 3 रीजन में मैंने इसको डिवाइड किया है कि इसके अलावा भी और भी रीजन थे, उनको जानते फिर इसके आक्रमण स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो मैंने जो 3 उसमें डाला है, मैं कारण लिख रहा हूँ इधर, 3 कारणों में मैंने डिवाइड कर दिया, खाली धन लूटना नहीं था। पहला तो इसी से रिलीवेंट है, भारत से धन लूटकर, भाई आपके पास पैसा आ जाएगा तो क्या होगा? पावरफुल हो जाओगे ना, पावरफुल। गजनी राज्य को मजबूत करना, अपने स्टेट को मजबूत करेगा। पहला तो इसी से रिलेवेंट है। दूसरा है, मैंने बताया था कि पहले आक्रमण इनके पिता ने सुबुतगीन ने पहला तुर्क आक्रमण पंजाब के हिंदुशाही राजा जयपाल के विरुद्ध किया था। भले ही जयपाल को हरा दिया था इन्होंने, पर जयपाल हारने के बाद भी खत्म नहीं हुआ था। जयपाल एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग शासक था, वो इनका जमकर मुकाबला करता था। भाई देखो युद्ध है, युद्ध में एक की तो हार होती है, एक की जीत होती है। भले हार जाता है, किसी एक की तो हार होगी, पर वो डट के खड़ा रह जाता था, ऐसा नहीं था कि मर जाता था, ठीक है। उसने कई बार इनका सामना किया। तो गजनी के बराबर में, गजनी का एरिया अफगानिस्तान में, मैंने बताया अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है, अफगानिस्तान से लेकर सिंध तक का इनका गजनी का एरिया था, ठीक है। इधर सिंधु नदी पार करती, इधर पंजाब आ जाता है बॉर्डर पे ही, तो मतलब पंजाब इनका बॉर्डर एरिया था, बॉर्डर शेयर होता था। इनको डर रहता था कि कल को हिंदुशाही राजा हम पे हमला ना कर दे। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये क्या करता था, मैं पीबी लिख रहा हूँ पंजाब को शॉर्ट में, पंजाब के हिंदुशाही राजा जयपाल से अपने राज्य की सुरक्षा के लिए, अपने राज्य की सुरक्षा के लिए। भाई दूसरा कारण क्या था इसका हमला करने का? भाई देखो, आप अपने दुश्मन से कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो? उसको ख़त्म करके। भाई आपका कोई दुश्मन है, उसको हटा दो, अपने आप प्रोटेक्ट हो जाओगे आप। क्योंकि आप वैसे कितने भी इंतजाम कर लो प्रोटेक्शन के, जब तक वो जिंदा हो हमले करता ही रहेगा। एक बार ऐसा हो सकता है कि आपकी प्रोटेक्शन थोड़ी सी लूज हो जाए, उसको फॉल्ट मिल जाए, वो तब आपको ख़त्म कर देगा। उससे अच्छा है कि उसको ही ख़त्म कर दो, प्रोटेक्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए पहला तो धन लूट के अपने राज्य को स्ट्रॉन्ग करना, दूसरा भारत पर आक्रमण करने का रहता है हिंदुशाही राजा जयपाल से अपने राज्य को सेफ्टी करना, इसलिए हमले करता रहता था ये कि बस उसको ख़त्म ही कर दो। जब तक ख़त्म नहीं होता अपने आप को प्रोटेक्ट में कैसे फील करूँगा। तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमेशा होता है इनका, इस्लाम धर्म का प्रचार। वो कैसे छूट जाएगा? वो तो मेन मोटो ही है इनका, ठीक है। इस्लाम धर्म का प्रचार, खाली धन लूटना थोड़ी ना है, इस्लाम धर्म का प्रचार भी था। मैंने इन 3 में वो किया, तो इन्हीं 3 बेसिस पे इसने 1000 से 1026 तक भारत पर 17 बार हमले किए। तो ये टॉपिक भी हमारा खत्म हो गया, महमूद गजनवी का बेसिक इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हमने तुर्कों का परिचय, बेसिक इंट्रोडक्शन किया, फिर उसमें हमने अल्पतगीन को पढ़ा, फिर सुबुतगीन को, अब महमूद गजनवी को। गजनवी के क्या बोलते हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन से लेके इसका
जो हमारा अगला टॉपिक है गजनवी के भारत पर आक्रमण का, थोड़ा सा एक बैकग्राउंड भी तैयार कर दिया मैंने इसमें आपका कि क्यों इसने मतलब अटैक करने की ट्राई की भारत पर, क्यों अटैक में किए 1000 से 1026 17 बार। तो इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है नेक्स्ट आ गया गजनवी के भारत पर आक्रमण। ठीक है, अब इस टॉपिक को हम अगली वीडियो में देखेंगे। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, मैंने बताया था कि एक साथ बहुत लंबा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। मेरा पढ़ाने का यही तरीका है, मैं ऑफलाइन में भी जब पढ़ाता हूँ, मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है ऑफलाइन में पढ़ाने का, तो मेरा यही तरीका है। मैं ऐसे नहीं पढ़ाता हूँ कि किसी एक कोर्स से रिलीवेंट पढ़ा रहा हूँ, कि सपोज आपकी कोई वैकेंसी आ रही है कि 2-3 महीने है टाइम, को 2-3 महीने में ख़त्म कर दो, वो काम मेरे से नहीं होता है। फॉर्मेलिटी वाला, फॉर्मेलिटी मेरे से नहीं आती है करनी। ठीक है, तो मैं वो काम नहीं करता हूँ। मैं मान के चलता हूँ कि आप एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, फिर उसको बार बार रिवीजन करो। ठीक है, एक बार पढ़ो, हर एग्जाम में काम आएगा। टाइम लगता है, टाइम दो, हलवा थोड़ी ना गवर्नमेंट जॉब पाना। खाली गवर्नमेंट जॉब के लिए भी नहीं, एटलीस्ट नॉलेज के लिए ऐसा पढ़ो कि आप आगे किसी को पढ़ा सको, आप स्कूल में पढ़ा सको, आप अपने आसपास मोहल्ले में बच्चों को पढ़ा सको, अपनी फैमिली में भी किसी को पढ़ा सको। ठीक है, और जॉब तो है ही है, खैर हमारा मेन मोटो गवर्नमेंट जॉब। तो मेरी वीडियो लंबी ज़रूर होंगी, लंबी का मतलब नंबर्स ऑफ वीडियोस ज़्यादा होंगी, पर मैं वो चीज़ नहीं करता। मैं भी उठा के ये जो सारा तुर्क है ना, गजनवी और गोरी का, ये सारा मैं एक लेक्चर में पूरा कर दूंगा। ठीक है, तो फ़ायदा क्या उसका, वो तो बुक में लिखा हुआ है, 1 लाइनर उठा लो, रट लो उसको। थोड़ा सा बेसिक बनाते हुए चलेंगे, नंबर्स ऑफ वीडियोस तो ज़्यादा होंगी, बट हमारी समझ तो बढ़ेगी। फिर कितने भी किसी भी तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछ ले, हमारे जो बेसिक समझ है ना वो स्ट्रॉन्ग रहेगी, तो हम कहीं पे मार नहीं खाएंगे। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे गजनवी के भारत पर आक्रमण, ये टॉपिक हमारा रहेगा। ठीक है, अगर आप कोई भी सजेशन, देखो मुझको सजेशन देना, क्योंकि ऑनलाइन मेरे को, ऑफलाइन में तो क्या होता है कि आप डायरेक्ट पूछ सकते हो, ऑनलाइन का मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है मेरी तरफ से सही नहीं चल रही हो, मुझे पता ना चल पा रहा हो कि आपको पसंद आ रही है नहीं आ रही है। आप कमेंट करना ज़रूर, कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा, मैं उसको इम्प्रूव करूँगा। ठीक है, क्योंकि आपके लिए हूँ मैं यहाँ पे, तो आपका सपोर्ट भी ज़रूरी है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, पढ़िए अच्छे से। ठीक है, बाय।